नमस्कार दोस्तों, ITS एंड हिंदी बाय तरुण चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा विज्ञान और भाषा के घटक। क्योंकि भारत की जो पूरी ज्ञान परंपरा है, पूरा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, उसमें संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए संस्कृत भाषा के विशिष्ट संदर्भ में हम भाषा विज्ञान को और भाषा के घटकों को समझने का प्रयास करेंगे। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो पहली और दूसरी यूनिट है, उसमें भाषा से संबंधित कुछ टॉपिक लगे हुए हैं। ये आज की क्लास उन सारे विषयों को कवर करेगी और मुझे आशा है कि इसके बाद आपका जो संस्कृत भाषा को लेकर जो कंसेप्ट है, किसी भी भाषा को लेकर जो कंसेप्ट है, वो काफी क्लियर होगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर, तो भाषा क्या होती है? संचार का एक साधन होती है ना। मानव समाज में भाषा का जो सबसे मूल और महत्वपूर्ण कार्य है वो कम्युनिकेशन है। और इस पूरी क्लास की शुरुआत ही हम इस विचार से करना चाह रहे हैं कि अनादिकाल से ही भाषा ने मानव संचार के सबसे प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और कुछ सामान्य भावों या आवश्यकताओं को हम जेस्चर्स जैसे संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें किसी जटिल विचार को, ज्ञान को, वैज्ञानिक खोज को, सामाजिक व्यवहार को, व्यापक सूचना का संचार हमें करना होता है, तो वहां पर भाषा आवश्यक हो जाती है। और भाषा का सीधा मतलब यह है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों को विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, है ना। इट इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट बाय विच द ह्यूमन बीइंग ट्रांसमिट्स देयर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज अमंग वन अनदर। तो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, अनुभवों को, ज्ञान को पहुंचाना, ये भाषा का महत्वपूर्ण तत्व है। और कम्युनिकेशन में भाषा एक प्रभावी भूमिका निभाती है। इसके बाद जब हम इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से यदि इस विषय को जोड़ें, तो कंप्यूटिंग पावर में जो आजकल वृद्धि हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पर आधारित जो एप्लीकेशन है वो डेवलप होने लगी हैं। और कंप्यूटर को मनुष्य की भाषा समझाने के लिए केवल अब शब्दों का डिजिटल रूप ही पर्याप्त नहीं है। कंप्यूटर को यह समझना होता है कि किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द किससे जुड़ा है, कौन सा शब्द एक्शन बता रहा है, कौन सा करता है, कौन कर्म है, और पूरे सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग क्या है, यानी अपेक्षित जो भाव है उसका वो क्या है। तो आज हम इस क्लास में संस्कृत की जो संभावनाएं हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग पावर्स के लिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लैंग्वेज के लिए, उसको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी महत्व हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा संसाधन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। आप जानते हैं कि संस्कृत तीन प्राचीन भाषाओं, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में से एक है। ये तीनों ही भाषाएं ऐसी हैं जिन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो संस्कृत भाषा है वो आज भी कहीं ना कहीं प्रयोग में बनी हुई है। भले ही वो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन उसके बाद भी प्रयोग में बनी हुई है। और शोधकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया है। हाल के वर्षों में तो संस्कृत के महत्व की मान्यता बढ़ी है और संस्कृत भाषा के तकनीकी साधनों को एकीकृत करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। और इनमें एक महत्वपूर्ण पहल है भाषा संसाधन उपकरणों का एक पारिस्थितिकी तंत्र, द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स फॉर संस्कृत। तो ये पहल एक शुरू की गई है। और इस तरह के जो प्रयास हैं संस्कृत को लेकर 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी 1985 से 1990 के बीच इस तरह के प्रयास शुरू हुए, जिनमें संस्कृत ग्रंथों के डिजिटलीकरण के साथ साथ अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं प्रारंभ हुई थी। और जैसे जर्मनी के कुछ विश्वविद्यालयों में डिजि डिजिटाइज्ड भारतीय ग्रंथों का एक केंद्रीय अभिलेख तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा एक अन्य प्रगति थी कि संस्कृत के डिजिटल शब्दकोशों का निर्माण किया गया। और
कोलोगने डिजिटल संस्कृत लेक्सिकन प्रोजेक्ट ने मोनियर विलियम्स के संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी का डिजिटलीकरण किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डिजिटल डिक्शनरीज ऑफ साउथ एशिया प्रोजेक्ट ने आप्टे और मैकडोनेल के संस्कृत इंग्लिश शब्दकोशों को डिजिटीकृत किया। इसके बाद संस्कृत पाठ को मशीन कोडिंग के माध्यम से संसाधित करने का कार्य आरंभ हुआ, यानी मशीन की भाषा उसे बनाने का प्रयास किया गया। और 1990 के दशक के आरंभ में मेलकोटे की एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च ने भंडारकर की जो संस्कृत प्राइमर है उसके लिए एक वर्बल कॉग्निशन जनरेटर विकसित किया, यानी बोलने में उसको सहज बनाना, सक्षम बनाना। इसके बाद शताब्दी के परिवर्तन के साथ ही भारत में भी इसको लेकर प्रयास होना शुरू हुआ और सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस कार्यक्रम स्थापित किया। तो इस दिशा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उल्लेखनीय गतिविधियां दर्ज हुई हैं। जैसे अक्षर भारती ग्रुप में अनुसार का नामक एक लैंग्वेज एक्सेसर विकसित किया, जिसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित तकनीकों का प्रयोग किया गया है। और 2002 के बाद से अनेक शोध परियोजना के माध्यम से संस्कृत के संगणकीय यानी कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस का एक समूह विकसित किया गया है। इन गतिविधियों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति सहित अनेक विश्वविद्यालयों में ये योजनाएं संचालित की गई। और इन सारे प्रयासों का परिणाम यह रहा कि अनेक उपकरण और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर संस्कृत के लिए डेवलप हो चुकी हैं, जिनमें कुछ शामिल हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा। जैसे ब्राउन यूनिवर्सिटी में करम पथ नाम से एक वेब बेस्ड संस्कृत रीडर प्रोग्राम डेवलप हुआ है। इसके बाद व्हाइटने के रूट्स का डिजिटल एडिशन, जिसका उपयोग इनफ्लेक्शनल जनरेशन सॉफ्टवेयर के लिए वर्बल स्टेम्स के स्रोत के रूप में हुआ है। इसके बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी के क्लासिक्स डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल डिजिटल संस्कृत लाइब्रेरी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है। संस्कृत लाइब्रेरी फोनेटिक एनकोडिंग, जो वैदिक ग्रंथों में निरूपित सभी ध्वनियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने की सुविधा देता है। तो ये एक संस्कृत लाइब्रेरी फोनेटिक एनकोडिंग है। इसके बाद संस्कृत हेरिटेज प्लेटफॉर्म, जो संस्कृत फ्रेंच हेरिटेज डिक्शनरी के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसके बाद संस्कृत रीडर, जो सेगमेंटेशन अर्थात संधि एनालिसिस, टैगिंग तथा पार्सिंग की सुविधा देता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि संस्कृत को लेकर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, उनको लेकर बहुत सारे प्रयास सफल हुए हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उपकरणों का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया, ताकि मशीन पर भी संस्कृत को उतारा जा सके। और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें इसकी संभावनाओं को लेकर चर्चा और तेज हुई है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो संस्कृत हिंदी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है, यह भी भारत सरकार ने 2008 में संस्कृत पाठ के विश्लेषण के विभिन्न उपकरणों के लिए विकसित करने के लिए कंसोर्टियम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। तो इसमें बहुत सारे संस्कृत विद्वान और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, साथ ही संस्कृत भाषा संसाधन के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे उपकरण इनके माध्यम से विकसित हुए हैं। संधि एनालिसिस, टैगिंग, पार्सिंग, ये जो सारी बातें हैं। पार्सिंग का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के संबंध को बता सके, है ना, इस तरह का उपकरण बनाया गया है। इसके अलावा टैगिंग की बात करें तो टैगिंग का मतलब होता है कि किसी सेट के अंत में जो चिन्ह आता है उसको सामान्यतः टैग कह दिया जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का दिया हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर्स को नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस के डेटा को प्रोसेस करने योग्य बनाते हैं। तो जो कंप्यूटर्स को हम इतना काबिल बनाते हैं कि वो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उसके डेटा को प्रोसेस कर सके। उदाहरण के लिए मनुष्य सुनता है कि राम फल खाता है, तो मनुष्य तुरंत समझ लेता है कि राम
खाने वाला व्यक्ति है, यानी कर्ता है, और फल खाई जाने वाली वस्तु है, और खाता क्या है? क्रिया। लेकिन कंप्यूटर के लिए यह संबंध स्पष्ट नहीं होता, उसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और एनकोडेड इंफॉर्मेशन के माध्यम से यह संबंध समझाना पड़ता है। आज भी जब आप जो एआई टूल हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी एआई हो, इनका उपयोग यदि आप करोगे, तो यदि आप उन्हें सही प्रॉम्प्ट दोगे तो वो सही आपके सामने परिणाम लेकर आते हैं। यदि गलत उन्हें वो करोगे, गलत तरीके से उन्हें निर्देश दोगे, तो वो उतना परफेक्शन के साथ आपके सामने रिजल्ट्स लेके नहीं आएंगे। तो यही बात शुरुआत में कंप्यूटर के साथ भी थी। बाद में जब हमने उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और एनकोडेड इंफॉर्मेशन के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का संबंध समझाना प्रारंभ किया, तो उसके बाद उसमें नए डेवलपमेंट्स देखे गए। तो जब हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दो डायमेंशंस मेनली हमारे सामने आते हैं, और पहला इनमें डायमेंशंस है रिसेप्टिव स्किल्स। क्या रिसेप्टिव स्किल्स अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल, है ना। रिसेप्टिव का अर्थ होता है भाषा को ग्रहण करना। इसमें मुख्यतः दो एक्टिविटीज होती हैं। पहला होता है लिसनिंग के द्वारा, यानी सुनने के द्वारा, जब हम किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर उसके मैसेज को समझते हैं। दूसरा है रीडिंग, यानी पढ़ना, जब हम लिखित लैंग्वेज को देखकर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो रिसेप्टिव प्रोसेस में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए कोई शिक्षक यदि कहता है कि पाणिनि ने 3983 सूत्र व्यवस्थित किए, विद्यार्थी इसे सुनता है, समझता है, और लिसनिंग के माध्यम से रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसे ही कहा जाता है। यदि वही बात पुस्तक में पढ़ी जाती है तो रीडिंग के माध्यम से रिसेप्टिव प्रोसेसिंग होगी, है ना। जब सुनता है तो लिसनिंग के माध्यम से रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, जब पढ़ता है तो रीडिंग के माध्यम से रिसेप्टिव प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद दूसरा जो चरण है प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी उत्पादक कौशल। प्रोडक्टिव का अर्थ है भाषा को उत्पन्न करके दूसरों तक पहुंचाना, यानी स्पीकिंग, बोलना, मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करके हम अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद राइटिंग, लिखना, लिखित रूप से विचार व्यक्त करना, जिसमें प्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ में इंफॉर्मेशन हमारे भीतर रह जाती है, हमारे भीतर से बाहर जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी भाषा को उत्पन्न करके दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम या तो बोलते हैं या लिखते हैं। इसके बाद साउंड या ध्वनि की बात करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग मुख्यतः साउंड से जुड़े हुए हैं। स्क्रिप्ट, रीडिंग और राइटिंग मुख्यतः स्क्रिप्ट से जुड़े हुए हैं। तो आप ये देखोगे कि इस साउंड के अंतर्गत एक पक्ष लिसनिंग का है और एक स्पीकिंग का है, यानी एक रिसेप्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव स्किल का है। इसी प्रकार स्क्रिप्ट में भी रीडिंग और राइटिंग है। रीडिंग आप कहां कर रहे हैं? रिसेप्टिव प्रोसेस में, जबकि राइटिंग कहां कर रहे हैं? प्रोडक्टिव प्रोसेस में। तो साउंड और स्क्रिप्ट में कौन से तत्व जुड़े हैं, इसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस डिस्टिंक्शन का आगे संस्कृत फोनेटिक्स और ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यदि हम बात करें, यहीं से हमें लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान की आवश्यकता सामने आती है कि हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कोई भी भाषा, कि हमें केवल भाषा बोलना सीखना नहीं है सिर्फ ये, बल्कि भाषा क्या है? एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, भाषा का सिस्टमिक और साइंटिफिक स्टडी भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है, जिसका उद्देश्य होता है यह जानना कि साउंड्स कैसे उत्पन्न होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसके अलावा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग कैसे विकसित होता है, स्ट्रक्चर्ड रूल्स द्वारा वर्ड फॉर्म कैसे डिराइव किए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो लिंग्विस्टिक्स इज इक्वल टू साउंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग, यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कौन उत्पन्न करता है, स्ट्रक्चर यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है वाक्यों का, ध्वनि का स्ट्रक्चर क्या है, ध्वनि के उत्पन्न होने का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अर्थ से संबंधित जो बातें हैं, ये सभी लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। भाषा विज्ञान भाषा की ध्वनि संरचना और अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग इज लिंग्विस्टिक्स। तो यहां साइंटिफिक का मतलब केवल किसी परंपरा या आदत
के आधार पर नहीं है, बल्कि ये व्यवस्थित प्रिंसिपल्स और रूल के आधार पर समझा जाना चाहिए। और उदाहरण यदि आपको देखा जाए तो यदि किसी शब्द का एक रूप बदलकर दूसरा रूप बनता है तो लिंग्विस्टिक्स यह पूछती है कि यह परिवर्तन किस नियम से हुआ। ठीक है। यदि किसी साउंड का उच्चारण कंठ से और दूसरों का दांतों से होता है तो लिंग्विस्टिक्स ये देखता है कि इन दोनों साउंड्स के आर्टिकुलेटरी फीचर्स में क्या अंतर है, यानी मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं उसमें क्या अंतर इसमें आता है। यह ध्वनि बोलते समय मुख, वृत्त आदि का जो प्रयत्न है, कहीं ये अल्प प्राण ध्वनि तो नहीं है, कहीं ये महाप्राण ध्वनि तो नहीं है। जो संस्कृत और हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो इन शब्दों से जरूर परिचित होंगे। अल्प प्राण व्यंजन का एक प्रकार है जिसमें जो व्यंजन होते हैं 25 व्यंजन, उनके जो 5-6 वर्ग हैं उनमें पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। महाप्राण में उच्चारण के समय ज्यादा वायु निकलती है इसलिए महाप्राण, अल्प प्राण में कम वायु निकलती है इसलिए अल्प प्राण। तो इसी प्रकार आप देखोगे कि साइंटिफिक का मतलब क्या है, ये व्यवस्थित प्रिंसिपल्स और रूल्स के आधार पर होते हैं। तो जब भी कोई एक शब्द एक रूप बदलकर दूसरा रूप बना तो लिंग्विस्टिक्स ये जानने का प्रयास करता है कि कौन सा नियम इसमें अप्लाई हुआ है। इसी प्रकार यदि कोई साउंड का उच्चारण कंठ से हुआ, दूसरे का दांतों से हुआ, तो जो लिंग्विस्टिक्स है वो ये देखती है कि दोनों साउंड्स के आर्टिकुलेटरी फीचर्स में क्या अंतर है। भारतीय परंपरा में हम सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक स्टडी को बहुत महत्व देते हैं। हमारे पास 6 वेदांगों में से व्याकरण भाषा के लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट पर केंद्रित है। इसी प्रकार शिक्षा साउंड के स्टडी से जुड़ी हुई है। तो आप ये देखोगे कि जो 6 वेदांग में से 3 का सीधा संबंध भाषा से है। शिक्षा ध्वनि और उच्चारण से जुड़ी हुई है। निरुक्त का शब्द और उनके अर्थ से है, जबकि व्याकरण भाषा की संरचना से है। तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि की व्याकरण पर एक टीका है, उसको यदि आप देखोगे तो उसमें मानव बुद्धि की इसे एक उत्कृष्ट उपलब्धि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को एक श्रेष्ठ डिस्क्रिप्टिव मॉडल के रूप में बताया गया है। और डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या हुआ, यानी विवेचनात्मक मॉडल क्या हुआ। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्थित संरचना जो यह बताए कि भाषा वास्तव में कैसे काम करती है। समझ रहे हैं आप। तो भाषा वास्तव में किस संरचना के अंतर्गत कार्य करती है, उसे डिस्क्रिप्टिव मॉडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है, उसमें केवल ये नहीं बताया गया है कि रामायण एक शब्द है, बल्कि उसमें यह भी बताया गया है कि राम से रामायण किस क्रम और किन रूल्स द्वारा बने हुए शब्द हैं। तो यही बात संस्कृत ग्रामर को कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग से जोड़ती है। जब हम ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा 5th जनरेशन कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट भाषा के रूप में जानी गई है, तो यही बात है, क्योंकि इसमें प्रत्येक शब्द और उस शब्द से बनने वाले जो अन्य शब्द हैं वो किन रूल्स के आधार पर बन रहे हैं, इसका भी एक व्यवस्थित वर्णन मिलता है, इसलिए इसे डिस्क्रिप्टिव मॉडल कहा जाता है। पाणिनि और अष्टाध्यायी अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा का अध्ययन केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ ज्ञान का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। हम ये जानते हैं कि वेदों से लेकर के आज तक एक लंबे समय तक हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन चलती रही, जिसमें वेदों और उनके अर्थों का सही रूप में संरक्षण अत्यंत आवश्यक माना गया। इसलिए भाषा के फोनेटिक और ग्रामेटिकल पक्षों के अध्ययन की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव की गई। तो उस समय के ऋषियों ने इस पर बहुत ध्यान दिया। इसलिए चतुर्दश विद्या स्थान में जो 6 वेदांग हैं, उनमें 3 वेदांग शिक्षा, निरुक्त और व्याकरण, ये इनका सीधा संबंध भाषा से है। और इन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ये 6ठी सेंचुरी BC का ग्रामेरियन ये थे पाणिनि जी। उनकी रचना अष्टाध्यायी को चैप्टर्स में मैग्नस ओपस ऑन लिंग्विस्टिक्स कहा गया। और मैग्नम ओपस का मतलब होता है किसी विद्वान की अत्यंत महान और महत्वपूर्ण कृति, इसलिए इसे मैग्नम ओपस ऑन लिंग्विस्टिक्स कहा गया।
इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें संस्कृत ग्रामर के बहुत से रूल हैं, बल्कि इसलिए है कि उन रूल्स को अत्यंत व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। तो इसीलिए अष्टाध्यायी को एक लॉन्ग ग्रामेटिकल ट्रेडिशन की कल्मिनेशन भी बताती है। और कल्मिनेशन का क्या अर्थ हुआ? लंबे समय से चली आ रही परंपरा की विकसित और परिपक्व परिणति। तो जब हम ये कहते हैं कि ये लॉन्ग ग्रामेटिकल ट्रेडिशन की कल्मिनेशन है, परिणति है, तो हम कहते हैं कि ये लंबे समय से जो चली आ रही मौखिक परंपरा है, उसकी विकसित और परिपक्व परिणति इसी के माध्यम से हो पाई। पाणिनि से पहले भी ग्रामेटिकल स्टडीज थी, लेकिन पाणिनि ने उन्हें एक अत्यंत व्यवस्थित स्ट्रक्चर प्रदान किया। इसलिए एक महत्वपूर्ण कथन अष्टाध्यायी के बारे में कहा जाता है कि अष्टाध्यायी इज द बेस्ट अवेलेबल डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ अ लैंग्वेज। यानी अष्टाध्यायी भाषा कैसे काम करती है, इसका अत्यंत व्यवस्थित वर्णनात्मक ढांचा प्रस्तुत करती है। पाणिनि के बाद की परंपरा अगर देखी जाए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी इतनी महत्वपूर्ण बनी कि बाद में उसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस, कमेंट्रीज लिखी गई। दो बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर्स, विद्वान थे, कात्यायन जो 4th सेंचुरी बीसी में थे। इन्होंने, कात्यायन ने पाणिनीय ग्रामर पर वर्तिका वर्तिक नाम से ग्रंथ लिखा। वर्तिक का जो उद्देश्य था, इन्होंने पाणिनि के कुछ रूल्स की और अधिक व्याख्या की और अष्टाध्यायी के जो बिंदु थोड़ा सा स्पष्ट रह गए थे, उनको क्लियर किया, उनको स्पष्ट किया। और 2nd सेंचुरी बीसी में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य भी अष्टाध्यायी पर ही कमेंट्री है और दूसरे विद्वान है पतंजलि। तो पाणिनि के बाद दो प्रमुख स्कॉलर्स हैं, कात्यायन जिन्होंने वर्तिक नाम से ग्रंथ लिखा और पाणिनि के कुछ रूल्स को फर्दर एक्सप्लेन किया। इसके बाद पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य की रचना ये अष्टाध्यायी पर एक कमेंट्री है, यानी आलोचना है या उसी पर एक टीका है ना। तो 3 लोगों को त्रिमुनि कहा जाता है संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, दे आर कॉल्ड त्रिमुनि इन संस्कृत ग्रामर। ये आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी की संरचना की यदि हम बात करें तो अष्टाध्यायी ने, पाणिनि ने 3983 सूत्रास व्यवस्थित किए हैं। 3983 सूत्रास दे अरेंज्ड। और द पर्पस ऑफ दीज सूत्रास इज द संस्कृत लैंग्वेज के जो अधिकांश पैटर्न है, वेरिएशंस है, उनको एकोमोडेट करना, टू एकोमोडेट द डिफरेंट पैटर्न्स एंड वेरिएशंस ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। तो एकोमोडेट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाषा में पाए जाने वाले जो अधिकतर रूप हैं, वेरिएशंस हैं, उनको रूल्स के अंतर्गत समाहित करना। तो इन 3983 सूत्रों को 8 चैप्टर्स में व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है, यानी 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स हैं। और प्रत्येक चैप्टर को 4 क्वार्टर्स या पाद में बांटा गया है। 8 चक्कू 32, तो इसलिए 32 क्वार्टर्स इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक कितना महान कार्य किया है। इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव, बेस्ट अवेलेबल डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ लैंग्वेज कहा, क्योंकि उन्होंने 3983 सूत्रास दिए। और अब लेकिन उनके सामने दो प्रमुख समस्याएं थी, जिसकी वजह से लैंग्वेज ग्रामर बनाते समय दो एक्सट्रीम उन्हें पॉसिबल दिख रहे थे। पहला एक्सट्रीम ये था कि बहुत कम रूल बनाए जाएं, लेकिन बहुत से एक्सेप्शंस रह जाएं। यदि वो बहुत ये वाला विकल्प चुनते तो ऐसे में ग्रामर की जो यूजफुलनेस है, उपयोगिता है, वो बहुत कम हो जाती। और यदि वो बहुत सारे रूल बनाते हैं व्याकरण के, और बहुत कम रूल बनाते व्याकरण के, और साथ में अपवाद जोड़ते जाते कि अपवाद के लिए ये नियम, अपवाद के लिए ये नियम, तो फिर जो ग्रामर है उसकी यूजफुलनेस कम हो जाती। दूसरा उनके सामने जो चुनौती ये थी कि हर छोटी वेरिएशन के लिए अलग रूल बना दिया जाए। तो इससे क्या होता कि रूल्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती और जो ग्रामर है वो बहुत कम वर्ष में बोझिल हो जाएगा। तो इसलिए पाणिनि ने इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक सुंदर बैलेंस बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसका जो एनालिटिकल पॉइंट है, इसे एक सरल उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पाणिनि ने कितना महान कार्य किया है। मान लीजिए कोई टीचर क्लासरूम के लिए कुछ रूल्स बनाने वाले हैं, और यदि वो केवल एक रूल बनाए
कि सभी विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करें, तो रूल बहुत ब्रॉड है और प्रैक्टिकली बहुत से सिचुएशंस आएंगी क्लास के सामने जिनकी वजह से व्यवहारिक स्तर पर इस रूल को लागू करना संभव नहीं होगा। जैसे प्रश्न उठाया जा सकता है कि अच्छा व्यवहार क्या है ना, और अच्छा व्यवहार के जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है। एक ब्रॉड टर्म उन्होंने दे दी, अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार कहाँ तक अपनी जड़ें फैला रहा है ना, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। अब यदि टीचर क्या करेगा, हर संभव स्थिति के लिए हजारों अलग अलग डिटेल्ड रूल बनाए तो सिस्टम बहुत जटिल हो जाएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि एक रूल बनाया गया, उस रूल की ठीक से व्याख्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी, है ना, तो उस समय ये प्रश्न उठेगा कि ये अच्छा व्यवहार है या नहीं है। और यदि अच्छा व्यवहार के अंतर्गत उसको उसको मान लिया जाए तो ठीक है, लेकिन यदि वो नहीं है तो टीचर को हर नई संभव स्थिति के लिए अलग अलग डिटेल्स रूल बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, सिस्टम बहुत जटिल हो जाएगा। अच्छा सिस्टम क्या है, जिसमें कम लेकिन प्रभावी रूल्स हों और ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को जिसके माध्यम से हैंडल किया जा सके। यानी यदि हमें कक्षा में रूल बनाने हैं तो उस कक्षा में इस तरह का रूल, हमें कम से कम रूल, 4-5 रूल इस तरह के बना दिए जाएं जो कक्षा में पैदा होने वाली अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सके। उसके बाद फर्दर नए रूल्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए पाणिनि ने ग्रामेटिकल, जो संस्कृत ग्रामर के फॉर्मेशन के दौरान इसी बैलेंस को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले सूत्र का वर्णन किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कम रूल्स थे और अधिक से अधिक सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके। एक पूरे व्याकरण को उन्होंने 3983 संक्षिप्त सूत्रों द्वारा संस्कृत व्याकरण को 8 भागों में, 8 अध्यायों में विभाजित किया और उन्होंने कम लेकिन प्रभावी नियमों के माध्यम से भाषा के व्यापक रूपों को समाहित कर दिया। और आगे चलकर फिर कात्यायन और पतंजलि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। द पाणिनि, इसके बाद यदि हम सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र क्या कहता है, सूत्र एक बहुत कंसाइज स्टेटमेंट होता है। इसमें कम शब्द होते हैं, अधिक इंफॉर्मेशन होती है, मेमोराइजेशन होता है। इसका मेमोराइजेशन बहुत सरल होता है, यानी आसानी से इसे याद रखा जा सकता है। इस रूल्स का सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होता है। संस्कृत ग्रामेटिकल लर्निंग की जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है, इन रूल्स का इन रूल्स की मास्टरी विद्यार्थियों को जो स्पष्ट लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रदान करती है। संस्कृत का मतलब संस्कृता, अष्टाध्यायी को रिफाइनमेंट और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया से जोड़ता है। और संस्कृता के लिए टेक्स्ट में द रिफाइंड वन अर्थ दिया गया है, अर्थात संस्कृत को एक परिष्कृत व्यवस्थित लैंग्वेज स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। संस्कृत तो पाणिनि सिस्टमेटाइज्ड संस्कृत ग्रामर थ्रू 3983 concise sutras arranged in 8 chapters. His work balanced linguistic coverage with economy of rules and became the foundation of a major grammatical tradition continued by Katyayan and Patanjali. इसके बाद अब आप देखोगे कि संस्कृत एक रूल बेस्ड और डेरिवेशनल व्याकरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब हम रूल बेस्ड की बात करेंगे तो रूल बेस्ड का मतलब होता है कि हमारे सामने किसी भी लिंग्विस्टिक फॉर्म को बनाने की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूल के आधार पर है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बेस पर यानी कोई मूल शब्द है उस पर कोई पर्टिकुलर सफिक्स लगाया जाए तो उस पर कोई रेलिवेंट ग्रामेटिकल रूल ही अप्लाई होगा, कोई दूसरा अचानक से पैदा किया हुआ रूल अप्लाई नहीं होगा, तभी वो रूल बेस्ड कहलाएगा। दूसरा, अगर हम देखें डेरिवेशनल, तो डेरिवेशनल का मतलब है व्युत्पत्ति मूलक। इसमें क्या होता है, किसी मूल फॉर्म से नियमों के माध्यम से दूसरा फॉर्म निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे राम एक शब्द है, ये बेस है, इस पर हमने कोई रूल अप्लाई किया
और अप्लाई करते करते धीरे धीरे रामः रामो इस प्रकार के शब्द बनाते जाते और फाइनल शब्द एक रामायण बन गया। तो ये एक डेरिवेशनल नेचर है कि इसी प्रकार एक दूसरा शब्द यदि आप देखो, एक बेस हमने लिया क्री, और इससे करोति भी बनता है, करोतो भी बनता है, कृत्वा भी बनता है, कर्ता भी बनता है, कर्तुम भी बनता है। आदि फॉर्म्स क्री क्री से, क्री बेस यानी मूल शब्द से डिराइव हो सकते हैं। तो ये एक डिराइवेशनल नेचर संस्कृत भाषा के व्याकरण का है। इसके बाद यदि हम बात करें वर्ड की डेरिवेशन, शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है। सबसे पहले एक बेस लिया जाता है, और बेस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है वर्बल रूट यानी क्रिया धातु जैसे क्री, पठ, और एक होता है नॉमिनल रूट यानी नाम रूप जिसे कहते हैं, नाम मूल जिसे कहते हैं, जैसे राम। और फिर जो सिस्टम है, जो व्याकरण की जो प्रक्रिया है अष्टाध्यायी के 3983 सूत्राज में, वो ये जांचेगा कि इन 3983 सूत्राज में कौन सा रूल यहां अप्लाई होगा। यदि कोई रूल एप्लीकेबल है, हम उसको अप्लाई करते हैं, देन वी मॉडिफाई द करंट स्ट्रक्चर, कुछ नया फॉर्म, नया शब्द बन जाता है, और नया फॉर्म इस फिर अगले रूल के लिए चेक करना पड़ता है, और फिर बेस से चेक रूल, अप्लाई रूल, फिर न्यू फॉर्म, फिर चेक अगेन। तो इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये वर्बल रूट का मैंने आपको समझाया, नॉमिनल रूट का समझाया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें यही चलता है कि पहले बेस होता है, उसमें हम कुछ अप्लाई करते हैं, कोई रूल लगाते हैं, फिर सबसे पहले रूल चेक किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है, फिर जब नए फॉर्म में वो शब्द आ जाता है, उसके बाद फिर से चेक किया जाता है कोई दूसरा नियम उस पर, उससे नया शब्द तैयार हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आगे कोई रूल एप्लीकेबल होना बंद ना हो जाए, अंतिम रूप से हम कहीं पहुंच ना पाए। इसके बाद जो संस्कृत व्याकरण की एक प्रमुख विशेषता है वो है इसका रिकर्सिव स्ट्रक्चर यानी पुनरावर्ती संरचना। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक प्रोसेस अपने रिजल्ट पर फिर उसी प्रकार की प्रक्रिया दोहराता जाता है। यानी उदाहरण के लिए यदि पहले किसी रूट पर एक रूल अप्लाई हुआ, उससे एक नया फॉर्म बना, अब उसी नए फॉर्म को फिर रूल्स के सामने चेक किया जाएगा, फिर नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर से हमने उस पर कोई नया रूल अप्लाई किया। तो यही एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक स्टूडेंट क्लास में एस्से लिखता है, और टीचर क्या करता है, उसमें चेक करता है और पहला करेक्शन करता है। उसके बाद करेक्टेड वर्जन यदि फिर से चेक हो, और यही प्रक्रिया चलती रहे, और तब तक चेक होता है जब तक कोई करेक्शन नहीं रहता, और फाइनल एस्से तैयार हो जाता है। तो ये रिकर्सिव स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कृत डेरिवेशनल प्रोसेस में इस तरह के रिकर्सिव रूल एप्लीकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको मुझे आसान उदाहरणों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आप इसको 2-3 बार देखोगे तब आपको उदाहरण के माध्यम से समझ आएगा। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इसमें 3 तरह की कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग की बात आपके सामने है। और अब देखिए, इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है डेरिवेशनल प्रोसेस में। एक होता है लॉजिकल यानी तार्किक, हर ट्रांसफॉर्मेशन किसी रूल के कारण है, उसके पीछे कोई तर्क है। दूसरा अनएम्बिगस यानी अस्पष्टता रहित, प्रोसेस स्पष्ट है कि किस कंडीशन में कौन सा रूल लगेगा, तो कोई उसमें वेगनेस नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद रैशनल तर्क संगत, जो पूरा क्रम है वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल रीजनिंग स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है, यानी समझ में आने वाला जो तर्क संगत संरचना है उसका उपयोग करता है। इसके बाद इसमें एक मॉड्यूलर शब्द आता है। मॉड्यूलर का मतलब होता है इसमें बड़ी जो प्रणाली है वो छोटे स्पष्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। तो इस तरह से आप देखोगे इसमें डायनेमिक वोकेबलरी है, कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स इसमें इसी रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है, अनएम्बिगस है, अनएम्बिग्यूअस है और रैशनल है।
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात डायनेमिक वोकेबलरी की यदि देखी जाए तो जो संस्कृत वोकेबलरी है उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि वो फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि वर्ड जनरेशन रूल्स यदि ज्ञात हैं तो उन रूल्स का पालन करते हुए नए वर्ड्स जनरेट किए जा सकते हैं। यानी वोकेबलरी केवल पहले से मेमोराइज्ड लिस्ट पर निर्भर नहीं है, और यही रूल बेस्ड प्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हम नए शब्दों को निरंतर सृजित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लॉजिकल, अनएम्बिगस एंड रैशनल रिकर्सिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, या डेरिवेशनल नेचर इसका है। तो इसके बाद यदि आप देखें स्टैटिक वोकेबलरी में क्या होता है कि जो शब्द आपकी डिक्शनरी में है बस उन्हीं का उपयोग होता है, जबकि डायनेमिक रूल बेस्ड वोकेबलरी में नियमों के अनुसार आवश्यकता होने पर उसके नए फॉर्म्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इसी कारण संस्कृत को डायनेमिक लैंग्वेज हम कह सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें फोनेटिक्स इन संस्कृत, फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का अध्ययन। सबसे पहली बात हमें ये जानने की आवश्यकता होगी कि ध्वनि कहां से उत्पन्न होती है ना? तो साउंड को बॉडी में ब्रेथ मूवमेंट से सामान्यतः हमारी परंपरा में जोड़ा जाता है, भारतीय परंपरा में। और मूल रूप से साउंड थ्रॉट एंड चेस्ट के जंक्शन पर अराइजिंग बताई गई है, और फिर ओरल कैविटी के विभिन्न लोकेशंस पर मैनिफेस्ट होती है। यानी हमारा जो गला है, हमारा जो चेस्ट है, उसके जंक्शन पर ध्वनि की उत्पत्ति होती है, फिर ओरल कैविटी के विभिन्न लोकेशंस पर वो मैनिफेस्ट होती है। अब देखिए, अलग अलग जो मुंह की लोकेशन है, हमारे मुख विवर की लोकेशन है, ओरल कैविटी की जो लोकेशंस हैं, उन पर ये अलग अलग साउंड हमें प्रदान करती है। जैसे 6 लोकेशंस है: नासिका, नेसल एफर्ट, इसके बाद मूर्धा, द अपर पैलेट, इसके बाद ओस्ट यानी हमारे लिप्स, दंत यानी टीथ, तालु यानी पैलेट, कंठ यानी थ्रोट। अब इस बात को, ये जो 5, ये जो 6 स्थान है प्रमुख रूप से, ये अलग अलग लोकेशंस हमारे मुख विवर की हैं, और इनसे जो ध्वनियां निकलती हैं वो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, इस तरह की ध्वनियां निकलती हैं। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण से ही निकला हुआ है। उसमें भी इसी प्रकार की ध्वनि विज्ञान को फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ध्वनियों के संदर्भ में 3 मुख्य रूप से स्वरों की बात की जाए तो 3 प्रकार के स्वर हैं। स्वर ऐसे अक्षर हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, है ना? तो ये 3 रूप से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए, यदि हम वोवल्स के लिए, स्वरों के लिए ड्यूरेशन को, समय अवधि को महत्वपूर्ण फैक्टर क्योंकि माना जाता है, तो यदि ड्यूरेशन को हम 1 यूनिट मान लें तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटा, जिसमें कम हम उच्चारण कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा और अधिक उच्चारण कर रहे हैं, दीर्घ। यदि प्लुत तो क्या है, वो जब हम एलोंगेटेड वोवेल इसे कहा जाता है, जब इसमें 3 यूनिट हम इसे कह सकते हैं। यानी जब हम किसी को बहुत दूर से बुलाते हैं, या सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन के बारे में एक्सक्लेमेशन में बोलते हैं, तो जो स्वर है उसको सामान्य से अधिक लंबा उच्चारित कर सकते हैं, तो इसे हम प्लुत के रूप में कहते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये क्या है, इसके स्थान। इसके बाद आप देखोगे अनुनासिक, नेसल फैक्टर। इसमें नेसल कैविटी की पार्टिसिपेशन अलग अलग डिस्टिंक्शन उत्पन्न करती है, और यदि वोवेल यानी यदि स्वर की उत्पत्ति केवल हमारी ओरल कैविटी से उत्पन्न हो, मुख विवर से ही उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम मुख विवर और
नाक, दोनों के उपयोग के, नेसल कैविटी, दोनों के संयुक्त रूप से उपयोग करके शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद एक पिच बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसमें पिच का मतलब आप अगर देखोगे तो आवाज का ऊंचा या नीचा जो स्तर है उसे हम पिच कहते हैं। और पिच के तीन प्रकार हैं: उदात्त यानी हाई पिच, ऊंची आवाज; अनुदात यानी लो पिच; और स्वरित यानी हाई तथा लो पिच का कॉम्बिनेशन। तो ये तीन प्रकार हैं पिच के। इस प्रकार आप देखोगे तो 18 पॉसिबिलिटीज इसके अंतर्गत आती हैं, क्योंकि 18 पॉसिबिलिटीज में 3 टेम्पोरल हैं, 3 पिच हैं, 2 नेसल हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 2, 18 पॉसिबल वोवेल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक स्वर को इन 18 पॉसिबल वोवेल वेरिएशंस के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 4 स्टेजेस ऑफ वाणी यानी स्पीच। स्पीच के जो 4 भाग हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इसमें 2 चीजें और रह गई, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में माइल्ड ब्रेथ हम लोग करते हैं, यानी सांस, हल्की सांस से जिनका उच्चारण हो वो अल्प प्राण है। इसके अलावा जो महाप्राण है उसमें हम स्ट्रॉन्ग ब्रेथ यानी तेज सांस लेते हैं उनके उच्चारण के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि जो व्यंजन के वर्ग हैं, जो स्वर और व्यंजन का जो वर्ग है, उसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरे और चौथे अक्षर को हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो आर्टिकुलरी एफर्ट में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। जब हम ध्वनि बोलते हैं उस समय मुख ब्रेथ आदि का जो प्रयत्न होता है वो आर्टिकुलरी एफर्ट होता है, और उसी के भाग के रूप में अल्प प्राण और महाप्राण महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम देखें तो जो ये होमोजेनस फोनेम, सजातीय ध्वनियां, यानी सजातीय यानी समान ध्वन्यात्मक गुण वाले। और इसमें 2 बातें महान महत्वपूर्ण होती हैं कि प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का स्थान क्या है, और उनका आर्टिकुलेटरी एफर्ट क्या है। यानी जब हम ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें एक साउंड के स्थान पर कई बार दूसरी साउंड की सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से होमोजेनस फोनेम्स अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से। 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच, वाणी की 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है 4 एस्पेक्ट हैं इसके। परा, परा का मतलब होता है कंप्लीटली अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल फॉर्म, यानी अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुई है, ध्वनि अभी सुनाई देने वाली स्पीच नहीं बन पाई है, बल्कि एक संभावित शक्ति के रूप में विद्यमान है। यानी ये पोटेंशियल इसका हमारे अंदर है, एनर्जी का स्टोर हाउस भी इसे कहा जाता है। और पोटेंशियल का मतलब होता है जो अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है, जिसमें व्यक्त होने की क्षमता है। तो वाणी के इस पक्ष को परा कहा जाता है। उसके बाद पश्यंती। पश्यंती का मतलब होता है ये मन में एसोसिएटेड होने लगती है, यानी जब तक मन में बोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी स्पीच उत्पन्न नहीं होगी। अनलेस वी इंगेज इन अ मेंटल प्रोसेस स्पीच विल नॉट हैपन। तो पहला क्या है? पोटेंशियल, है ना, अनमैनिफेस्टेड पोटेंशियल फॉर्म। इसमें व्यक्त नहीं हुआ है लेकिन व्यक्त होने की क्षमता है। उसके बाद पश्यंती में मन में जब तक एंगेज होने की जो प्रक्रिया है वो एसोसिएट होने लगती है, लेकिन ये अभी भी स्पीच नहीं बना है। इसके बाद वैखरी, सॉरी, तीसरा है मध्यमा। मध्यमा में जो मेंटल एसोसिएशन से उत्पन्न मोटिव फोर्स था वो इंटेलेक्ट से एसोसिएटेड होने लगती है।
हालांकि अभी भी ये ऑडिबल साउंड के रूप में बाहर नहीं निकली है, लेकिन मेंटल कंटेंट अधिक डेवलप हो रहा है। और इसमें सरल भाषा में यदि कहा जाए तो पहले मन में बोलने का भाव जागा, फिर बुद्धि ने क्या किया, उस बात को अधिक स्पष्ट रूप से उसका फॉर्म तैयार किया, यानी क्या कहना है ना, उससे आगे कैसे कहना है, उसके अलावा किस रूप में कहना है। और चौथा होता है वैखरी। वैखरी होता है फाइनल स्टेज, यानी जब मोटिव फोर्स ओरल कैविटी तक पहुंचती है, हमारे मुख विवर तक पहुंचती है, वहां पर वैखरी कहा गया है। यहाँ पर पूरा फ्लो होता है, पूरा पैरा हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये वैखरी वो स्टेज है स्पीच की, जिसमें जो स्पीच बोला जा रहा है वो हम सामान्यतः सुनते हैं। पूरा फ्लो हम यहाँ देख सकते हैं, और ये इसकी डायमेंशंस हैं। यदि हम स्पीच के डायमेंशंस को पहचानते हैं तो कम्युनिकेशन पावर हम इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। अच्छा बोलना केवल एक क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बल्कि इसमें क्या क्या चीजें साथ में चाहिए। विचारों की स्पष्टता चाहिए, मेंटल एसोसिएशन चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और सही साउंड मैनिफेस्टेशन चाहिए। तो इस प्रकार हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ स्पीच डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे संस्कृत शब्दावली और शब्द निर्माण के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम ध्यान देंगे। किसी भी भाषा की जो मूल निर्माण इकाई है वो क्या है, शब्द है। वर्ड क्या है, भाषा के निर्माण की इकाई है। और आइडिया और जो नॉलेज है वो कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स को विभिन्न तरीके से कंबाइन किया जाता है, इसलिए ये लैंग्वेज मास्टरी का एक महत्वपूर्ण भाग है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड जनरेशन को समझना, ये एक महत्वपूर्ण इसके अंग है। संस्कृत वोकेबलरी में, यदि संस्कृत व्याकरण में यदि हम देखें तो इसमें कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स द्वारा अनएम्बिगसली जनरेट इन्हें किया जा सकता है। और पैटर्न का मतलब होता है कि एक जैसी संरचना जिन्हें बार बार अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। क्री धातु का यदि हम उदाहरण दें तो क्री से करोति भी बना, कर्ता भी बना, कृत्वा भी बना, करोतो भी बना, कर्तव्यम भी बना, कर्तुम भी बना, कृतम भी बना। इतने शब्द इस रूट से अलग अलग ग्रामेटिकल मीनिंग्स के फॉर्म बनाते हैं। तो ये इस रूप में देखा जाए तो ये वर्बल रूट, नॉमिनल रूट, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद संस्कृत वर्ड्स के दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है सुबंत, यानी नाउन फॉर्म से संज्ञा रूप इन्हें कहा जाता है। दूसरा है तिङंत, तिङंत, ये है वर्ब फॉर्म्स, क्रिया रूप इन्हें कहा जाता है। और जब भी हमें वर्ड जनरेशन करनी है तो शब्द में जो बेस होता है उसके साथ साथ सफिक्स को भी जोड़ना पड़ता है। तो ये हम क्री का उदाहरण देख चुके हैं। क्री एक बेस है, उसमें जब उसी से जब उसी में जब त्वा जोड़ा गया तो कृत्वा हो गया। करोति, कर्ता, करोतु, कर्तव्यम, कर्तुम, कृतम। इस तरह से इनफाइनाइट वर्ड जनरेशन, अनंत शब्द निर्माण की क्षमता संस्कृत में है। और नाउन से वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इसके अलावा वर्ब से नाउन ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। अब थोड़ा सा इसको इस रूप में यदि हम देखें कि जो अष्टाध्यायी में जो कंप्यूटेशनल, अष्टाध्यायी में जो कंप्यूटेशनल कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता होगी। और इसमें सबसे पहले फॉर्मल लैंग्वेज की बात आती है। तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज ही इसे कहा जाता है, और ये एक ऐसी व्यवस्थित लैंग्वेज है जिसमें वोकेबलरी और सिंटेक्स स्पष्ट रूप से डिफाइंड होते हैं, है ना। जिसमें शब्दावली स्पष्ट रूप से डिफाइंड होती है, और जो वाक्य में शब्दों से संबंधित जो नियम होते हैं जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं वो भी स्पष्ट रूप से डिफाइंड होते हैं। इसीलिए हम इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। मेटा लैंग्वेज, मेटा लैंग्वेज पाणिनि ने अपने नॉलेज प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए डेवलप की थी, और इसमें भाषा को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए
प्रयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है उसका वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए यदि हम ग्रामेटिकल ऑपरेशंस एक्सप्रेस करने के लिए स्पेशल टेक्निकल कन्वेंशन सच एज नाउन वर्ब सफिक्स का उपयोग करें, तो जो कंप्यूटर है वो हमारी बात को सही शब्दों में समझ करके हमारे सामने सही वाक्य जनरेशन कर पाएगा, सही भाषा को सही तरीके से प्रोसेस कर पाएगा। एक्सक्लूसिव वोकेबलरी है, एक्सक्लूसिव सिंटेक्स है ना, इसमें निरंतर हम जोड़ते जाते हैं चीजें। और इसके अलावा निमोनिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति संकेत की यहाँ बात की गई है। एल्गोरिथमिक वर्ड जनरेशन है ना, रिकर्सिव लॉजिक हम देख चुके हैं, पुनरावर्ती जो संरचना है, पुनरावर्ती जो तार्किक संरचना है। 14 माहेश्वर सूत्र रिकर्स लॉजिक में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे 14 माहेश्वर सूत्र की, तो संस्कृत ग्रामर का फंडामेंटल बेस 14 माहेश्वर सूत्र है। और इसमें अंतिम जो व्यंजन है उनमें कई केसेस में ये टर्मिनेशन टैग्स का काम करते हैं। और टर्मिनेशन टैग क्या है साथियों? ऐसा अंतिम चिन्ह जो पूरे समूह की एक सीमा बनाता है, लेकिन स्वयं वो उस समूह के ऑर्डिनरी कंटेंट का हिस्सा नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए हम टर्मिनेशन टैग किसे कहते हैं? किसी सेट के अंत को दिखाने वाला चिन्ह। जैसे एक माहेश्वर सूत्र है आ ई उ ण, आई उण, इसमें जो ण है वो क्या है? अंतिम, किसी सेट के अंत में दिखने वाला चिन्ह है, तो यही इसका टर्मिनेशन टैग है। बाकी आ ई उ मुख्य सेट है और ण टर्मिनेशन टैग है। तो ऐसे इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार का मतलब होता है वर्ण समूह का संक्षिप्त संकेत। जैसे अच, तो एसी को हमने ऑल वोवेल्स ये कह दिया, अच यानी सभी स्वर। इसी प्रकार एच ए एल हाल, ऑल कंसोनेंट्स हल, सभी व्यंजन। इसी प्रकार सप। इसके बाद जब हम देखेंगे तो नाउन सफिक्स जो होते हैं, यानी संज्ञा प्रत्ययों के लिए जो निमोनिक हमने बनाया है वो है एसयूपी, है ना। ये एसयूपी सप 21 सफिक्सेस के सेट का रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार और इन सफिक्सेस से नाउन के 7 केसेस हैं, जैसे सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 ये हो गए। और इसी प्रकार 7 केसेस जो नाउन के हैं उनके हिसाब से देखें तो 21, 7 केसेस गुणा 3 नंबर 21 फॉर्म्स जनरेट किए जाते हैं। इस प्रकार आप देखोगे टिन, तो टिन में ये वर्ब फॉर्म्स के लिए निमोनिक है ना, इसमें 18 सफिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और इस इको यणचि एक निमोनिक्स दिखाने के लिए एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे इक में ई उ री लरी, यन में या व रा ला। इसी प्रकार रूल का सिंप्लीफाइड आइडिया इसमें यह होता है कि एक ग्रुप का जो एलिमेंट है वो एसी से फॉलोड हो और करस्पॉन्डिंग यानी मेंबर सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। तो इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे यण संधि की हम बात करें, इसका भी सूत्र इको यणचि है। इसमें इक यदि आ रहा है तो इसमें ई उ और री, इसके साथ यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या व रा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक का एक उदाहरण दिया गया है, प्रति एकम। तो इसमें प्रति, ती के साथ ई की मात्रा है और आगे ए है, तो ई और ए दोनों क्या है? असमान स्वर हैं। तो इनके कारण क्या हो रहा है? वो या में परिवर्तित, अगर ई आ रहा है तो ई जो है या में परिवर्तित हो रहा है। ई के साथ भिन्न स्वर आ रहा है तो या में परिवर्तित हो रहा है। उ के साथ भिन्न स्वर आता है तो वा में परिवर्तित होता है। तो प्रति धन एक, तो ये प्रत्येक बन गया।
क्योंकि इसमें ई के साथ एक भिन्न स्वर ए आया है, इसलिए ये प्रत्येक बन गया। तो इसी प्रकार और उदाहरण भी इसमें दिए जा सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे सूत्रास की जो रूल बेस्ड एल्गोरिथम एंड समास। तो रूल बेस्ड इंजन है, सबसे पहली बात इसे कहा जाता है। और रूल बेस्ड इंजन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन के आधार पर ऑपरेशन किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, भाषा के आधार पर कोई कंडीशन स्थापित करते हैं और उसके आधार पर फिर अ, उसको प्रस्तुत करते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें ऑपरेशन डिसीजन प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड कंडीशंस पर आधारित होती है। यानी कोई एक विशेष व्याकरणीय जो शर्त है वो यदि पूरी हो रही हो तभी संबंधित सूत्र अप्लाई होता है। इसीलिए इसे रूल बेस्ड इंजन कहते हैं। यानी ये कुछ नियमों पर चलती है और इसमें 3983 सूत्राज हैं। और जब कोई पर्टिकुलर ग्रामेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी संबंधित सूत्र अप्लाई होगा, यदि नहीं होता है तो अगला रूल चेक किया जाएगा। और फिर से यही रिपीट होता है और तब तक आप नहीं रुकते हैं जब तक कोई रूल अप्लाई होना बंद नहीं हो जाता। तो राम से रामायण तक बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें एक रिकर्स लॉजिक का जो पूरा प्रक्रिया लग रहा है, ये रूल बेस्ड इंजन के माध्यम से इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। समास की बात करें, इसमें पूर्व पद उत्तर पद आते हैं। जैसे शास्त्र, इसमें पूर्व पद है निपुण, उत्तर पद है शास्त्र निपुण। मल्टीवर्ड रिकर्सिव कंपाउंड बनाने की जो क्षमता है, ये संस्कृत की एक महत्वपूर्ण अवदान है। इसके बाद वाक्य निर्माण, कारक और क्रिया। वाक्य निर्माण की दृष्टि से देखें तो वाक्य निर्माण की दृष्टि से देखें तो कारक अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाने हैं और अर्थपूर्ण वाक्य के लिए उसमें क्रिया होनी चाहिए। कारक, कर्त, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये कारक होते हैं 8 जो हमें क्या करते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में सहायता करते हैं। कर्ता ने और कर्म को दिया कर्ण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में मैं पे पर अधिकरण, संबोधन हे ओ अरे यही विभक्ति प्रकरण। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संबंधों को स्पष्ट करना और सार्थक वाक्यों का निर्माण करना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना, ये कारक व्यवस्था होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ संज्ञा है। संज्ञा ने यानी कर्ता कारक क्या है, ने, राम ने। रावण को, रावण फिर संज्ञा है, को कर्म है ना। तो इस प्रकार कारक व्यवस्था चलती है। पेड़ से पत्ते गिरे, अपादान, इसमें क्या हो रहा है, पेड़ से वियोग हो रहा है पत्तों का, तो अपादान कारक वहां आता है जहां पर वियोग होता है। कर्ण, तीर से मारा, किसने, राम ने रावण को तीर से मारा। तो कर्ण यानी साधनों की दृष्टि से जब हमें उपयोग करना हो तो कर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत विस्तार में आपको जानने की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे कारक क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संबंधों को स्पष्ट करते हैं और दूसरा सार्थक वाक्यों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आप देखोगे वर्ड, संस्कृत का जो वर्ड ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए संस्कृत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अंतिम इसमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं संस्कृत सेंटेंसेस, इंग्लिश और संस्कृत का यदि हम कंपैरिजन करें तो एक उदाहरण है, स्थूल बालकः स्वादु भोजनम हस्तेन खादते। इंग्लिश में इसे कहा जाता है द फैट बॉय ईट्स द टेस्टी फूड विद हैंड। जब इंग्लिश में वर्ड्स आर्बिट्ररी ऑर्डर में रखे जाते हैं तो मीनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है ना। जब हम इनको आर्बिट्ररी रैंडम चूज करके इधर उधर कर देंगे तो पूरा मीनिंग ही डिस्टॉर्ट यानी इसका नष्ट हो सकता है। लेकिन संस्कृत एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें
आप ये देखोगे कि एक सिंगल वर्ड है हस्तेन, है ना। हस्तेन एक सिंगल वर्ड है, इसमें बाय हैंड रिलेशन एनकोडेड है, तो इसलिए इसकी पोजीशन बदलने पर केस इंफॉर्मेशन बनी रहती है। दूसरा एग्रीमेंट, स्थूल शब्द है और बालक शब्द है, दोनों ये एक ही सेम केस एग्रीमेंट शेयर करते हैं। स्थूल बालक यानी बालक के लिए ही स्थूल कहा गया है। अगर हम इनका भी स्थान परिवर्तन कर दें तब भी पूरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि इंग्लिश में यदि हम वर्ड आर्बिट्रेरी ऑर्डर में रखें तो मीनिंग डिस्टॉर्ट हो सकता है, जबकि संस्कृत एग्जाम्पल्स में ग्रामेटिकल रिलेशंस अधिक रोबस्ट बने रहते हैं, भले ही उनका स्थान परिवर्तन कहीं भी किया जाए। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको समझाने में थोड़ा टफ महसूस मुझे भी हो रहा है, और थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उदाहरण जो मैं कह रहा हूं उनके माध्यम से आप इन चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। कारक समझ चुके हैं, विभक्ति समझ चुके हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो ये उदाहरण हो चुका है पायस, कंटेक्स्ट बेस्ड मीनिंग, वर्ड सेंस, 14 डिटरमाइनर्स, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। बस इनके विषय में थोड़ा सा अब आप देखोगे कि जैसे इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज की बात आ रही है, तो इनफ्लेक्शनल का मतलब होता है कि जो ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, व्याकरण की सूचना आपको दी गई है, उसके कारण वर्ड फॉर्म बदलना। जैसे राम से रामेण, रामः रामेण, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसके आधार पर शब्द का फॉर्म बदल रहा है। दूसरा इसमें आता है वर्ड जनरेटर्स। वर्ड जनरेटर्स का मतलब हुआ कि शब्द, आप हमने पूरी प्रक्रिया जानी कि संस्कृत में किस प्रकार नए शब्द हम बना सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, जब हम बात करेंगे वर्ड की आंतरिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, तो इसका एनालिसिस जो टूल करता है ये मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर है। इसके अलावा पार्सर, पार्सर्स क्या होते हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर और रिलेशंस पहचानने वाले टूल हैं। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। और लेक्सिकल जो रिसोर्सेज हैं, ये शब्दों से संबंधित ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल रिसोर्स हैं। जैसे डिजिटल डिक्शनरी यदि हम किसी की बना दें तो ये लेक्सिकल रिसोर्सेज इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। इसके अलावा जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन है, शब्दों के मीनिंग से हम वाक्य बनाते हैं, जैसे द बॉय ईट्स फूड। इसी प्रकार जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सेंटेंस से हम अर्थ बनाते हैं। और जो मशीन ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना। जनरेटिव ग्रामर, रूल्स के माध्यम से वैलिड फॉर्म्स जनरेट करने वाली जो ग्रामर है, अष्टाध्यायी का वर्ड जनरेशन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साथियों इसको हम आने वाली कक्षाओं में एक बार फिर से देखेंगे। मैंने कोशिश की, इसलिए इस बार 3 दिन भी कक्षा में लग गए थे, और वैसे सारी चीजें कवर हो गई हैं, लेकिन फिर भी यदि कुछ रह गया होगा तो हम आने वाली कक्षाओं में इनको पढ़ेंगे। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। बस मुझे आपको संक्षेप में संस्कृत भाषा के विशेष संदर्भ में कुछ बातें समझानी थी। आप ये देख सकते हैं कुछ प्रश्न यहाँ पूछे हुए हैं, आप इनका आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं। मैंने उत्तर भी दिए हुए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद 12 से 15 प्रश्न होंगे। और थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिर्फ रिलेवेंट लोगों को ही शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं एमसीक्यू आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये मैं आपको नहीं अभी बता सकता, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।